हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे ऑब्जेक्टिव टिप्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड बहुत सारा डिस्कशन हम लोग देख चुके हैं। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टिप्स में हम ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जिसका कि प्रूफ करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हो या जितना फार्मूला हमने पहले से स्टडी कर रखा है उन्हीं सब फार्मूला के आधार पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला लिखना है। इसमें फर्स्ट नंबर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स ओन एक्सिस। मान लो कि ये हॉलो सिलेंडर है तो इसका खुद का एक्सिस ये है और इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो। हॉलो सिलेंडर जब आप थिंक करेंगे तो सॉलिड सिलेंडर खुद ब खुद थिंक हो जाएंगे। अब देखिए, जब हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं तो हॉलो सिलेंडर जस्ट आप इमेजिन कीजिए, बैंगल्स समझते होंगे आप लोग, बैंगल्स चूड़ी जो भी है, आप एक सेम साइज का बहुत सारा बैंगल्स ले लीजिए, एक के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा, तीसरा के ऊपर चौथा, ऐसे अरेंज करते चलिए। ये टोटल एक हॉलो सिलेंडर आपको मिलेगा। ऐसे भी देखते होंगे कि बैंगल्स का जो दुकानदार होता है उसको पेपर में ऐसे नहीं लपेट कर रखता है, तो आप अंदर से क्या देखते हैं, हॉलो होता है, उसको आराम से इधर से उधर रॉड को पार कर सकते हैं। अब उसी में से एक बैंगल्स को आप सोचिए तो एक रिंग होगा। ये बहुत सारे बैंगल्स का कलेक्शन हम हॉलो सिलेंडर को सोच सकते हैं। बैंगल्स आई मीन रिंग, एक सिंगल रिंग। आप सपोज कीजिए कि हॉलो सिलेंडर जो है 100 बैंगल्स का कलेक्शन होगा, 100 रिंग्स का कलेक्शन होगा, 200 का, वो डिपेंड करता है कि उसका अरेंजमेंट जो है कितने से मिलकर हुआ है। तो यहाँ पर अगर एक रिंग की हम बात करें तो एक रिंग का मास कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। ये कैपिटल एम अगर टोटल हॉलो सिलेंडर का मास है तो इस रिंग को अगर 100 पार्ट में कंसीडर करते हैं, जैसे 100 रिंग एक दूसरे के ऊपर अरेंज मानते हैं, तो ये पूरा हॉलो सिलेंडर 100 रिंग से बना हुआ है। तो एक रिंग का मास कितना होगा, m/100। अगर ये 200 लेंगे तो m/200। हमने नंबर ऑफ रिंग्स को कैपिटल लेटर m कंसीडर कर लिया, इसलिए एक रिंग का मास कैपिटल M/n है। आप समझ रहे हैं, कैपिटल लेटर M और कैपिटल लेटर n। कैपिटल लेटर M मास ऑफ द हॉलो सिलेंडर है और कैपिटल लेटर n नंबर ऑफ रिंग्स है। अब जरा सोचिए, एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप तो प्रूफ कर चुके हैं, आपको पता है, तो एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है तो सारा एक्सिस तो एक ही है, तो प्रत्येक अलग अलग रिंग का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये सिलेंडर का, हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, ये जितने इसमें नंबर ऑफ रिंग्स होंगे वो टोटल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा। तो आप देखिए तो यहाँ पर I = n × I ऑफ द रिंग। एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को n टाइम्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m/n × r² हो गया, n से मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल हो गया, I = n। ऐसा नहीं लगता कि हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला और रिंग का सेम है, फार्मूला सेम है, मास सेम है। ये मास हॉलो सिलेंडर का है, वहां पर मास रिंग का था। रेडियस रिंग और हॉलो सिलेंडर का एक ही होगा क्योंकि उसी से आपने रिंग को कट किया है। चलिए, तो मास ऑफ हॉलो सिलेंडर कैपिटल लेटर m है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला। इसको डिराइव, इसका डेरिवेशन, इसका अंडरस्टैंडिंग एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। प्रूफ मेनली आप अगर रिंग का जान रहे हैं तो समझिए इसका आप समझ रहे हैं, और दोनों का फार्मूला सेम है, सिर्फ मास का डिफरेंस है कि रिंग के केस में रिंग का मास लेंगे, हॉलो सिलेंडर के केस में हॉलो सिलेंडर। जैसे आपने हॉलो सिलेंडर के बारे में सोचा उसी तरीके से जिस तरीके से हमने हॉलो सिलेंडर के बारे में सोचा, सिमिलरली फॉर सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर में डिफरेंस क्या है। आप सॉलिड सिलेंडर को इमेजिन करेंगे, ये बहुत सारे रिंग एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है,
और सॉलिड सिलेंडर को इमेजिन करेंगे तो बहुत सारा डिस्क एक दूसरे तीसरे चौथे के ऊपर रखा हुआ है। सीडी कैसेट आप लोगों ने देखा होगा, एक सीडी, सारे सीडी कैसेट का अगर डायमेंशन सेम हो तो एक को रख दे दूसरे पर, दूसरे को रख दे तीसरे पर, ये एक तरह से क्या होगा, वह सॉलिड सिलेंडर बन, राइट। तो हमने कहा कि सॉलिड सिलेंडर डिस्क के कट होने से हम लोग कंसीडर करेंगे। तो एक डिस्क का जब उसको सोचेंगे तो ये रिंग के बदले क्या आ जाएगा, डिस्क आ जाएगा। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा m² होता है। तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मास सॉलिड सिलेंडर का होगा और डिस्क के केस में मास डिस्क का होगा। चलिए अब सेकंड नंबर पॉइंट, हॉलो सिलेंडर या सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 नंबर में था उसके अपने ही एक्सिस के अराउंड, अबाउट इट्स ओन एक्सिस, उसका अपना एक्सिस वही होता है जो एलॉन्ग द लेंथ होता है और सेंटर से पासिंग होता है। बट ये यहाँ पर देखिए, ये जो एक्सिस, जो रिक्वायर्ड एक्सिस है जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है। और ये जेड एक्सिस इसका खुद का एक्सिस नहीं है, इट्स ओन एक्सिस नहीं कहलाता है। ये एक्सिस जो है इसके एक्सिस से, जो ओरिजिनल एक्सिस है उससे ये परपेंडिकुलर है एंड पासिंग थ्रू द मिड, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर सकते हैं। ये l/2 लेने का मतलब है लेंथ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। तो अब जरा सोचिए कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमेशा जब भी डिस्क और सॉलिड सिलेंडर की बात होता है तो डिस्क से सोचते हैं, डिस्क का सॉलिड सिलेंडर से कोरिलेशन होता है और हॉलो सिलेंडर का रिंग से कोरिलेशन होता है। जब हम हॉलो की बात कर रहे हैं तो यहां से एक सेक्शन कंसीडर करते हैं, एक सिंगल रिंग का। ये रिंग किस प्लेन में होगा थोड़ा इमेजिन कीजिए, 3D डायग्राम है, ये सिलेंडर का एक्स एक्सिस है। तो अगर ये सिलेंडर का एक्स एक्सिस है तो अगर ऐसे रिंग पड़ा हुआ है तो ऐसे वाई एक्सिस हो जाएगा और ये जेड एक्सिस होगा। मतलब ये रिंग जो आपने सोचा है वो वाई जेड प्लेन में है। रिंग किस प्लेन में है, तो देखिए वाई जेड प्लेन में रिंग को हमने रख दिया। अगर वाई जेड प्लेन में रिंग है तो ये इसका जो एक्सिस है सिलेंडर का वह एक्स एक्सिस के लोग होगा। तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। अब देखिए एक्स वाई जेड 3 एक्सिस हो गया। इसको जब कट करके हमने यहाँ पर लाया है तो एक्स को हमने ऐसे दिखला दिया है, राइट। 3D है, एक्सिस तो कोई इधर उधर करना ही पड़ेगा, एक्यूरेट तो हम बोर्ड पर दिखा नहीं सकते, आपको इमेजिनेशन क्रिएट करना होगा। ये वाई जेड प्लेन यहाँ पर हमने बोर्ड पर ले लिया है और ये एक्स एक्सिस जो है हमने ऐसे ले रखा है, ये ऐसे आउट रखा है। सारे लोग इमेजिन कर रहे हैं। अब चलिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना था, जेड के अबाउट। अब तीनों एक्सिस एक दूसरे तीसरे से परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से Iz इक्वल टू Ix प्लस Iy। तो Ix प्लस Iy की हम बात करेंगे तो x जो है लेंथ के अलोंग है, तो लेंथ के अलोंग है मतलब रॉड की तरह ट्रीट करेंगे। जब लेंथ के अलोंग सोचेंगे तो सिलेंडर क्या होगा, एक रॉड की तरह होगा। तो रॉड की तरह होगा तो रॉड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग ml²/12 होता है। लेकिन आप जब इसको y एक्सिस के अबाउट सोचेंगे तो ये y एक्सिस इसका डायमीटर है और z एक्सिस भी डायमीटर है। आप प्रीवियस क्लास में देखिए मैंने बताया था अबाउट डायमीटर, रिंग का डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 था। तो ये ml²/12 प्लस mr²/2, आप इसको कॉमन ले लेंगे तो ml²/12 प्लस r²/2। Iz इक्वल टू ml²/12 प्लस r²/2, ये इसका फार्मूला हो गया। अब देखिए ये फार्मूला बहुत सारे बुक में फार्मूला लिस्ट बना कर दिया हुआ है तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको रट भी लेते हैं। आपको लगता है कि रटना है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, बट इसमें रटने वाली कौन सी बात है, ये तो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग की बात है। आपको ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आज से पहले जितना भी हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था फार्मूला, उतने ही फार्मूला को आप याद रखें, उसके बाद कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। और वो भी मैंने कहा कि अगर याद रखना है तो उसका प्रूफ जरूर दिमाग में रखें। जो प्रूफ लॉन्ग टाइप का है उसको भी याद रखें, वो तो जरूरी है 11th का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए। बाकी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के पर्पज से रिजल्ट आपको याद होना चाहिए।
चलिए, तो ये आप रटेंगे नहीं, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। एक दो बार इसको सोचने का प्रयास कीजिए कि कैसे हमने सोचा है। सिलेंडर हमने कंसीडर किया, तो यहाँ पर दो एक्सिस हो गया, वाई जेड प्लेन में ये रिंग है, तो वाई जेड और एक्स इसका लेंथ वाला एक्सिस है, ये तीनों परपेंडिकुलर है, और तीनों परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमने यूज किया है। क्या नाम इसका बताया था हमने? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। याद है? भुला दिए आप लोग? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। तो आई एक्स एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2, तो आई जेड इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस आर स्क्वायर बाई 2। ये हमारा इंपॉर्टेंट केसेस हो गया। अब जैसे आपने हॉलो सिलेंडर के लिए सोचा वैसे सॉलिड सिलेंडर के लिए, तो सॉलिड सिलेंडर में फर्क क्या पड़ेगा? रॉड के लिए तो वही होगा एम एल स्क्वायर बाई 12, लेकिन जब आप डिस्क का डायमीटर के अबाउट निकालते हैं तो एम आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। रिंग का एम आर स्क्वायर बाई 2, डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई 4। चलिए, तो सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर क्लियर है आप लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया या कोई दिक्कत? इसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट, ये सारा डिस्कशन हॉलो और सॉलिड सिलेंडर से ही है। मैंने ऑब्जेक्टिव टिप्स में इसको इसलिए बताया कि जब भी न्यूमेरिकल में पूछा जाता है तो इन जनरल फर्स्ट नंबर आप याद रखने की तो जरूरत ही नहीं है, वो तो रिंग और डिस्क के पैटर्न पर है। सेकेंड और थर्ड नंबर बहुत सारे स्टूडेंट रटते हैं, रटना नहीं है, इसलिए कि ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एप्लीकेशन है। अब यहां से देखिए, ये एक्सिस इसका खुद का एक्सिस है, सिलेंडर का खुद का ये एक्सिस है, और इसके पैरेलल एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज होगा। यहाँ क्या होगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्योंकि एक एक्सिस कहां से पास कर रहा है? सेंटर ऑफ मास। मैंने कहा था कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करने से पहले आपको केयरफुल होना चाहिए। केयरफुल क्या होना चाहिए कि टू एक्सिस में वन एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पासिंग होना चाहिए और अदर एक्सिस उसके पैरेलल होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है। तो I इक्वल टू आई नॉट प्लस एम आर स्क्वायर, एम डी स्क्वायर, डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो एक्सिस के बीच का, तो ये एम आर स्क्वायर। तो जब हॉलो सिलेंडर कंसीडर करेंगे तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, लेकिन जब सॉलिड सिलेंडर कंसीडर करेंगे तब एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव टिप्स 3 के बाद 4 नंबर 1, 2 एंड 3 जो हमने डिस्कस किया था वो रिलेटेड टू हॉलो सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर। 4 एंड 5 नंबर डिस्कशन हमारा रिलेटेड टू स्क्वायर लैमिना है। रेक्टेंगुलर लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोग पढ़ चुके हैं। आप समझते हैं कि रेक्टेंगल एंड स्क्वायर में डिफरेंस ये है कि दोनों साइड लेंथ सेम है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर लैमिना एक्सिस डिस्क्रिप्शन क्या दिया है? एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ध्यान दीजिए, इसको हमने प्रूव भी किया था कि अगर एक्सिस प्लेन से परपेंडिकुलर और सेंटर से पासिंग हो, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम डी स्क्वायर बाई 12, राइट। अब यहां से स्क्वायर के लिए क्या करेंगे? एल और बी दोनों सेम होगा, और स्क्वायर एल इक्वल टू बी इक्वल टू ए लेट हमने कंसीडर कर लिया। देन आई जेड इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाई 12 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 12 इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाई 6। तो जेड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू होगा वह एम ए स्क्वायर बाई 6 होगा। तो इस तरीके से ये डायरेक्ट रिजल्ट आप स्क्वायर लैमिना के लिए यूज कर सकते हो। आई जेड इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाई 6। फाइव नंबर पॉइंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर लैमिना अबाउट इट्स एनी वन डायगोनल। ये दो डायगोनल है, किसी एक डायगोनल के अबाउट आपको कैलकुलेट करना है। स्क्वायर होने की वजह से ये दोनों ही डायगोनल एक दूसरे से कितने डिग्री पर होगा? 90 डिग्री पर। अगर एक एक्स कंसीडर करेंगे दूसरा वाई कंसीडर करेंगे, जेड एक्सिस इस तरीके से होगा। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे तो आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई हो गया। स्क्वायर इज सिमेट्रिकल अबाउट डायगोनल। स्क्वायर को आप इस डायगोनल के अबाउट कट कर लीजिए, चाहे इस डायगोनल के अबाउट कट कर लीजिए, टू इक्वल पार्ट सिमेट्रिकल मिलेगा। इसलिए
आई एक्स और आई वाई का वैल्यू सेम है, और आई एक्स एंड आई वाई का वैल्यू सेम होने का रिजल्ट यहाँ यूज कर लीजिए। आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई की जगह पर आई एक्स, तो आई एक्स प्लस आई एक्स 2ix, देन आई जेड इक्वल टू 2ix, तो आई एक्स इक्वल टू आई जेड बाई 2। आई जेड अभी अभी आपने कैलकुलेट किया है एम ए स्क्वायर बाई 6 डिवाइडेड बाई 2 एम ए स्क्वायर बाई 12, ये हमारा पॉइंट नंबर 6। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a square lamina about axis through center and perpendicular bisector of any one side। सेंटर से पास करता हुआ और साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये एक्सिस सोचेंगे तो इन दोनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये एक्सिस सोचेंगे तो इन दोनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये एक्स और वाई एक्सिस इसको हम कंसीडर कर लें तो ये हमारा जेड एक्सिस है, और जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग पहले से ही कैलकुलेट कर चुके हैं। अब यहाँ से देखिए कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यहाँ पर जब लगाएंगे तो फिर से आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, जैसे पॉइंट नंबर 5 में हमने डील किया है वैसे ही पॉइंट नंबर 6 में भी डिस्कशन है। फर्क ये है कि वहां पर दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस जो था डायगोनल के एलोंग था, और यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड के एलोंग है। आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई के बदले एक्स रख दिया तो आई एक्स प्लस आई एक्स 2ix इक्वल टू आई जेड, तो आई एक्स इक्वल टू आई जेड बाई 2। आई जेड का वैल्यू एम ए स्क्वायर बाई 6 था, एम ए स्क्वायर बाई 12 हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब देखिए 5 नंबर पॉइंट और 6 नंबर पॉइंट दोनों को आप देखेंगे तो दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है। यहां से देखिए मैंने क्या किया, 5 पॉइंट और 6 नोट पॉइंट पे 5 और 6 पॉइंट दोनों के एक्सिस को हमने एक जगह कलेक्ट कर लिया। ये देखिए तो I2 एंड I1 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड है, सेंटर से पासिंग है, पॉइंट नंबर 6, और ये I3 और I4 अबाउट द डायगोनल है, पॉइंट नंबर 5। ये आप देखेंगे तो I1 I3 I2 I4 ये डिफरेंट 4 एक्सिस हो गया, और ये डिफरेंट 4 एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप सोचें तो इन दोनों के अबाउट वही है जो इन दोनों का अबाउट है। I3 इक्वल टू I4 एम ए स्क्वायर बाई 12, I1 इक्वल टू I2 एम ए स्क्वायर बाई 12, तो I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 इक्वल टू I4। इसका मतलब क्या है, इन चारों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू सेम है, चाहे आप इस एक्सिस के अबाउट बात करें, चाहे इस एक्सिस के अबाउट बात करें, चाहे इस एक्सिस के अबाउट बात करें, चाहे इस एक्सिस के अबाउट बात करें, ये चारों ही एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू सेम है। ऑब्जेक्टिव टिप 7 में हॉलो और सॉलिड स्फीयर का डिस्कशन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो और सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स टेंजेंट लाइन। हम लोग जो पहले से फार्मूला पढ़ चुके हैं अबाउट डायमीटर लाइन, इस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास से इसका पास करता है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने हॉलो स्फीयर के लिए 2/3 mr स्क्वायर स्टडी किया था, और सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 mr स्क्वायर, याद है ना आपको सभी को। चलिए अब टेंजेंट लाइन का अबाउट कैलकुलेट करना है तो इसी फार्मूला का हमको यूज करना होगा। ये टेंजेंट लाइन है और ये आपका डायमीटर लाइन है। डायमीटर लाइन और टेंजेंट लाइन एक दूसरे से क्या दिख रहा है आपको, पैरेलल दिख रहा है। अगर ये दोनों पैरेलल दिख रहा है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में यूज करना चाहिए, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं कि I टेंजेंट इक्वल टू I नॉट डायमीटर प्लस md स्क्वायर। अब देखिए हॉलो स्फीयर के केस में I नॉट का वैल्यू 2/3 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर 5/3 mr स्क्वायर। लेकिन सॉलिड के केस में क्या हो जाएगा, ये 2/3 के बजाय 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर इक्वल टू 7/5 mr स्क्वायर। 8 नंबर पॉइंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो और सॉलिड स्फीयर अबाउट कॉमन टेंजेंट। अगर दो स्फीयर को इस तरीके से आप रखेंगे तो ये जो लाइन यहाँ से है ये लाइन ही इसका कॉमन टेंजेंट हो जाएगा।
अलग अलग सोचेंगे तो ये लाइन इसका भी टेंजेंट लाइन है और यही लाइन इसका भी टेंजेंट लाइन है, तो एक ही लाइन दोनों का टेंजेंट लाइन बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग कॉमन टेंजेंट और इसी के और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ से आप देखिए कि ये दो स्फीयर है, दोनों सॉलिड स्फीयर गिवन है, मास एंड रेडियस दोनों का सेम दे रखा है। ये एक्सिस इसके डायमीटर के पैरेलल है और ये एक्सिस इसके भी डायमीटर के पैरेलल है, तो एक बार पैरेलल एक्सिस थ्योरम इस स्फीयर के रिलेटिव में लगाएंगे और एक बार पैरेलल एक्सिस थ्योरम इस स्फीयर के रिलेटिव में लगाएंगे, मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम दो बार यूज कीजिए। तो I = I नॉट प्लस md² फर्स्ट स्फीयर के लिए, फिर I नॉट प्लस md² सेकंड स्फीयर। अब यहाँ से I नॉट प्लस md² सेम वैल्यू है, इसलिए 2 × I नॉट प्लस md²। अगर मास डिफरेंट होता तो फिर m1 m2 करके लिखते, बट मास यहाँ पर इक्वल है, रेडियस भी इक्वल है। d हमने क्या लिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, जो कि रेडियस के इक्वल, तो d का वैल्यू r के इक्वल होगा, तो हमने d के बदले में r पुट कर दिया। I नॉट क्या है, I नॉट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर अबाउट इट्स ओन एक्सिस। जब हमने सॉलिड ले रखा है तो सॉलिड होने के चलते मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट 2/5 m²। इसको देख लीजिए मैनिपुलेट करके 14/5 m²। ये काफी फेमस ऑब्जेक्टिव है, हमने सॉलिड स्फीयर के केस में इसको समझा। अगर हॉलो स्फीयर रहेगा तो बातें क्या चेंज करेगा, सिर्फ पाई नॉट का फॉर्म होगा। तो ये जो रिजल्ट हमने लाया है सॉलिड स्फीयर के केस, अगर हॉलो स्फीयर के केस में देखेंगे तब क्या हो जाएगा 2, और हॉलो स्फीयर के लिए I नॉट का वैल्यू कितना लिखते हैं 2/3 mr² प्लस mr², 3 + 2 5 10/3 mr²। ये हो गया हॉलो स्फीयर के केस। 9 नंबर पॉइंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 3 और मोर देन 3 स्फीयर्स लाइक। अब क्या है, पहले हमने बताया सिंगल स्फीयर का टेंजेंट लाइन के वो, फिर हमने बताया कि दो स्फीयर इन टच पोजीशन है तो कॉमन टेंजेंट के वो। लेकिन मान लो कि मोर देन 2 स्फीयर्स इन टच है, 3 भी हो सकता है और मोर देन 3 भी हो सकता है। अभी हमने 3 स्फीयर्स इन टच लिया है। अब यहाँ पर एक्सिस का डिस्क्रिप्शन क्या किया, इसको आप समझिए। इन तीनों स्फीयर का मास और रेडियस हमने सेम ले रखा है, मास रेडियस तीनों का सेम है। तीनों का सेंटर से, एक का सेंटर A पर, दूसरे का B पर, तीसरे का C पर, सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन जो है वह इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएगा। ये बात समझ रहे हो ना, क्या बनाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्यों इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है, क्योंकि जितना रेडियस इसमें है उतना ही रेडियस इसमें है, तो r + r 2r हो जाएगा, यहाँ पर भी r + r 2r हो जाएगा, यहाँ भी r + r 2r हो जाएगा। मतलब जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उस इक्विलैटरल ट्रायंगल में AB = BC = AC = 2r। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है वह एक्सिस देखिए आपका ये है, अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि एक्सिस को ही समझना मैंने यहाँ पर। एक्सिस पासिंग थ्रू सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल के सेंट्रॉइड से पास कर रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ट्रायंगल, और ट्रायंगल का जो प्लेन है उससे परपेंडिकुलर है। तो अब ऐसा आप सोचिए कि ट्रायंगल के प्लेन से परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट को हम लोग अगर O कंसीडर कर लें तो अभी हमने आपको क्या समझाया था कि AB = BC = AC = 2r। एक रिजल्ट आप और भी जानते होंगे, OA = OB = OC = साइड लेंथ अपॉन √3, तो ये क्या हो जाएगा 2r/√3। ये मैथमेटिकल रिजल्ट का जब हमें जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे। चलिए, अब इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो एक्सिस की अगर हम बात करें तो एक एक्सिस ये है और दूसरा एक्सिस देखिए तो आप ये है, दोनों पैरेलल है या नहीं।
एक सेंटर से पास कर रहा है, दूसरा उसके पैरेलल है। जो हाल फर्स्ट स्फीयर के साथ होगा वही सेकेंड स्फीयर के साथ होगा, वही थर्ड स्फीयर के साथ। मतलब किसी एक का कैलकुलेट करके आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात है। अब किसी एक का मान लो ए नंबर स्फीयर, फर्स्ट नंबर स्फीयर का अगर कैलकुलेशन करना है तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 हमें पता है और हमें कैलकुलेट करना है इसके अबाउट, जो यहां से क्या है पैरेलल बनाएगा। तो जब ये पैरेलल बनाएगा तो यहां से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर होगा, OA पर। तो आप देखिए IO इक्वल टू IA प्लस MD स्क्वायर। IA मतलब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड स्फीयर लिखा है ना, सॉलिड या होलो स्फीयर नहीं लिखा। आप क्या कंसीडर करेंगे, जब स्फीयर में सॉलिड या होलो टर्म स्पेसिफाई नहीं किया जाए देन वी हैव टू कंसीडर सॉलिड स्फीयर। तो हमें क्या कंसीडर करना चाहिए, सॉलिड स्फीयर। तो यहां पर सॉलिड स्फीयर कंसीडर करेंगे तो 2/5 mr स्क्वायर प्लस md स्क्वायर, d के जगह पर OA हो जाएगा, OA का OA का वैल्यू देख लीजिए, OA OB OC का वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया था 2/5 mr स्क्वायर प्लस m का वैल्यू OA 2r/√3 का स्क्वायर। अब यहां से क्या हो जाएगा, mr स्क्वायर बाई 3, आधे से 1 मिनट का टाइम दिया, देखिए तो कैलकुलेट करके क्या आ रहा है। चलिए आप लोगों ने जो कैलकुलेट किया है देखिए तो यही आया होगा रिजल्ट। यहां से ये रिजल्ट एलसीएम वगैरह लेने के बाद 26/15 mr स्क्वायर। बट ये एक स्फीयर का ही हमने कैलकुलेट किया है। आंसर हमारा क्या होगा, टोटल के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आंसर होगा 3 × I0, 3 × 26/15 × mr स्क्वायर इक्वल टू 26/5 mr स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा क्लियर करें, IO हमने लिखा, इसको I0 से कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखिए ये A का IA जो हमने लिखा है सेंटर ऑफ मास से पासिंग है, इसको हम पहले से I0 रेगुलरली डिनोट करते थे। I0 आई मीन I0, और ये जो लिखा है हमने IO है, O पॉइंट को हमने राइट। ये देखिए मेन पैरेलल एक्सिस थ्योरम में करते क्या है, एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से होना चाहिए और दूसरा उसके पैरेलल होना चाहिए। यहाँ O से पासिंग एक्सिस इसके पैरेलल है और A से जो पासिंग है वो सेंटर ऑफ मास से है, तो IO इक्वल टू IA प्लस MD स्क्वायर हो गया। अब आगे देखिए कंफ्यूजन नहीं होगा, और आंसर जब हमने किया तो 3 × IO। चलिए ऑब्जेक्टिव टिप्स 10 नंबर, इसमें 4 आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स है, प्रत्येक का मास रेडियस सेम दिया हुआ है, जिस तरीके से रखा हुआ है ईच स्फीयर टचिंग टू ईच अदर है। अब यहां से देखिए इस पोजीशन में ये जो एक्सिस दिखलाया गया है, इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ये जो एक्सिस दिखलाया गया है इन दोनों के लिए कॉमन टेंजेंट है, जबकि इसके लिए डायमीटर है और इसके लिए डायमीटर है। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टोटल वैल्यू लिखेंगे तो ये I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 हो जाएगा। I1 फर्स्ट स्फीयर A B C D जो नेम दिया हमने सेंटर के अकॉर्डिंग, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ हमने कंसीडर किया है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। अब I1 और I2 की बात करेंगे तो ये दोनों स्फीयर के लिए ये कॉमन टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट लाइन के लोग फार्मूला यूज करेंगे, टेंजेंट लाइन, ये भी टेंजेंट लाइन और ये दोनों डायमीटर का लाइन। तो 2I टेंजेंट लाइन प्लस 2I डायमीटर, तो 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर प्लस 2 × 2/5 mr स्क्वायर। अब रिजल्ट टोटल क्या हो जाएगा, 14/5 mr स्क्वायर प्लस 4/5 mr स्क्वायर।
तो I इक्वल टू 18/5 mr²। यही हमारा आंसर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हाफ रिंग अबाउट एक्सिस। एक्सिस के बारे में क्या लिखा है इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन में एक्सिस हमारा इंपॉर्टेंट होता है। एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। हाफ रिंग का जो प्लेन है उससे परपेंडिकुलर होना चाहिए और सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास आप लोग पढ़ चुके होंगे। जब हमने सेंटर ऑफ मास आप लोग को पढ़ाया था तो ये समझाया था ये हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट से 2r/π डिस्टेंस ऊपर होता है। ये 2r/π डिस्टेंस ऊपर होता है। इसका प्रूफ भी आपने पढ़ा होगा। जो लोग प्रूफ नहीं पढ़े हैं, इस रिजल्ट को ही याद रखना है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के पर्पस से। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के पर्पस से इसका प्रूफ आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर याद नहीं है तो ये फर्क पड़ता है, इसलिए याद होना बहुत जरूरी है। 2r/π यहाँ से सेंटर ऑफ मास। अब देखिए ये दो एक्सिस यहाँ से आप कंसीडर कर सकते हैं। दो एक्सिस कंसीडर आप करेंगे तो एक एक्सिस ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, दूसरा ये। दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में यहाँ का एक्सिस जो लेते हैं वो सेंटर ऑफ मास से पासिंग एक्सिस होना चाहिए। इस सेंटर ऑफ मास से पासिंग ICOM प्लस MDS, और ये IO है। ये क्या है, IO, O पॉइंट से पास करने वाला एक्सिस। इस प्रॉब्लम में हमें कैलकुलेट क्या करना है, ICOM। अभी तक मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में ICOM पता होता था, सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास करता था वो हमें पता होता था, बट यहाँ पर वही पता नहीं है। तो ICOM इक्वल टू IO माइनस MDS। और IO कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो IO कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो रिंग का जब डिस्कशन कर रहे थे तो आप याद कीजिए वहां पर हमने बताया था पोर्शन ऑफ द रिंग दिया हुआ है, तो उसके लिए भी हमारा स्क्वायर और रिंग के लिए भी हमारा स्क्वायर। फर्क क्या था, जब रिंग के लिए हमारा स्क्वायर लिखते थे तो मास रिंग का लेते थे, और जब पोर्शन ऑफ द रिंग के लिए लिखते थे तब पोर्शन ऑफ द रिंग का मास लेते थे। यहाँ पर मास देखिए तो पोर्शन ऑफ द रिंग का दिया हुआ है, तो I0 माइनस MD स्क्वायर तो MR स्क्वायर माइनस M 2r/π का होल स्क्वायर। तो ICOM इक्वल टू MR स्क्वायर 1 माइनस 4/π। ये हो गया सेंटर ऑफ मास से पासिंग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास। लेट अस कंसीडर टू पार्टिकल्स of masses m1 and m2. Out of m1 and m2, let us consider m1 is greater than m2. हमने क्या कंसीडर किया, m1 का मास m2 से ग्रेटर है। आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, m2 ग्रेटर देन m1। लेकिन सेंटर ऑफ मास में आपने स्टडी किया था कि दो पार्टिकल में जो हेवियर पार्टिकल होता है सेंटर ऑफ मास उधर की ओर शिफ्टेड होता है। तो मिड पॉइंट से लेफ्ट साइड इससे करीब होगा सेंटर। मान लो ये सेंटर ऑफ मास है तो यहाँ से ये पासिंग एक्सिस हो गया। अगर ये यहाँ से पासिंग एक्सिस हो गया तो m1 से ये r1 डिस्टेंस पर है, m2 से ये r2 डिस्टेंस पर है। सेंटर ऑफ मास का रिजल्ट आपको याद होगा, तो आपने स्टडी किया था कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन के लिए आप ऑरिजिन या तो m1 को ले सकते हैं या तो m2 को ले सकते हैं। जब m1 को ऑरिजिन लेंगे तो डिस्टेंस r1 मिल जाएगा, और m1 को ऑरिजिन लेंगे तो m2d डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यहाँ पर d हमने क्या कंसीडर किया, आप लोग को स्टैंडर्ड रिजल्ट पता होगा। दोनों मास के बीच के सेपरेशन को हमने स्मॉल लेटर d लिखा है। जैसे r1 हमने लिखा है उसी तरीके से r2 क्या हो जाएगा, r2 मतलब ऑरिजिन यहाँ पर लेंगे तो m1d डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। जिस स्टूडेंट को ये दोनों रिजल्ट याद नहीं होगा, आई मीन सेंटर ऑफ मास पढ़े ही नहीं होंगे, मेरी बात को समझने में काफी तकलीफ हो रहा होगा। r1 इक्वल टू m2d m1 प्लस m2। m2d इसलिए दिया, मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ऑरिजिन हमने m1 पर कंसीडर किया था। जब m1 पर ऑरिजिन किया तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस r1, और जब ऑरिजिन m2 पर कंसीडर करेंगे तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस r2। तो यहाँ से r1 और r2 हमने कैलकुलेट कर लिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल का कैलकुलेट करेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो क्या लिखेंगे, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर।
अब m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर की अगर बात करें तो r1 का वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा m2 स्क्वायर d स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर क्या हो जाएगा m1 स्क्वायर d स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां से क्या होगा m1 m2 d स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो m1 m2 d स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। m1 m2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ m2 रहेगा, यहाँ m1 रहेगा, तो m1 प्लस ये एक पावर कैंसल आउट हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट सेंटर ऑफ मास के व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू पार्टिकल सिस्टम का m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू d स्क्वायर। जैसा कि आपको पता होगा कि m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 को रिड्यूस्ड मास के नाम से हम लोग जानते हैं। वी कैन राइट ICOM इक्वल टू m रिड्यूस्ड इनटू d स्क्वायर। अब देखिए जो स्टूडेंट को ये रिजल्ट नहीं पहले से पढ़ा हुआ है तो बेसिकली ऐसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम लगेगा, कैलकुलेशन होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस स्टूडेंट के का डिस्कशन क्लास में हो चुका होता है तो उनके लिए एक ऑब्जेक्टिव टिप से ज़्यादा कुछ नहीं है, वो देखेंगे और आंसर लिखेंगे। और आपके दिमाग में होना चाहिए कि टू पार्टिकल सिस्टम के लिए दोनों पार्टिकल के बदले रिड्यूस्ड मास कंसीडर करेंगे, तो रिड्यूस्ड मास इनटू डी स्क्वायर। रिड्यूस्ड मास इन जनरल बहुत सारे चैप्टर में आपने यूज अभी तक कर लिया है।